Good evening to all. Good evening to all. Question number 15. Good evening, Pooja. Now, प्रतिकूल गवाह का साक्ष्य पूरी तरह से खारिज की जाती है, आंशिक रूप से खारिज की जाती है, आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है, सावधानी पूर्वक विचारित होता है और संपुष्ट होनी चाहिए. गिव द राइट आंसर. स्टार्ट्स नाउ. अमजद, गुड इवनिंग बेटे. बताइए जल्दी से आंसर. पूजा सिंह ने कहा 15 का डी. का डी आंसर इज करेक्ट. छत्तीसगढ़ सिविल जज 2016 में पूछा गया था. ओके, डी इज करेक्ट आंसर. रोमिका ने भी कहा 15 का डी और अमजद ने भी कहा है. रोमिका भी गुड इवनिंग कह रही हैं. गुड इवनिंग रोमिका. डी इज करेक्ट आंसर. सावधानी पूर्वक विचारित क्या होता है और संपुष्ट होनी होती है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. भारत साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत पक्ष विरोधी साक्षी का कथन असंगत है, आधारित हुआ जा सकता है और आधारित नहीं हुआ जा सकता है, कोई साक्ष्यात्मक महत्व नहीं है. बताइए जल्दी से 16 का आंसर. ये आया था मध्य प्रदेश सिविल जज 2016 में. आपका पक्ष विरोधी साक्षी का कथन असंगत है, आधारित हुआ जा सकता है, आधारित नहीं हुआ जा सकता है और कोई साक्ष्यात्मक महत्व नहीं है. गुड इवनिंग राहिल. गिव द राइट आंसर. सिक्सटीन का भी कहा आधारित हुआ जा सकता है. किसने कहा है? रोमिका ने कहा है और अमजद ने. ओके राहिल, 16 का ये नहीं है, बी है, आधारित हुआ जा सकता है. संबंधित प्रावधान है. सेक्शन 154 गशद्रोही साक्षी से संबंधित उद्धरण करती है. वर्ष 2006 में धारा 154 में उपधारा 2 जोड़ी गई, जिसके अनुसार जो व्यक्ति पक्षकार अपने ही साक्षी की प्रति परीक्षा करता है, उसके पक्षद्रोही हो जाने पर वहां 154 की कोई बात ऐसे अनुज्ञात व्यक्ति या पक्षकार को ऐसे साक्षी के किसी साक्ष्य या उसके मार्ग भाग पर निर्भर रहने से ना रोकेगी. बिल्कुल सही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. साक्ष्य विधि के अधीन पक्षद्रोही साक्षी का कथन सुसंगत है, विश्वसनीय नहीं है, कोई साक्षी को मूल्य नहीं रखता. पक्षद्रोही साक्षी का कथन सुसंगत है, विश्वसनीय नहीं है, कोई साक्षी को मूल्य नहीं रखता. बताइए जल्दी आंसर. क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर तो फास्ट. What's going on? सेवनटीन का डी का कोई साक्ष्य का मूल्य नहीं रखता. पूजा ने कहा. रोमिका कह रही 17 का सी विश्वसनीय नहीं है. ओके. साक्ष्य विधि के अधीन पक्षद्रोही साक्षी का कथन 17 का सी बिल्कुल सही लग रहा है मुझे और सही होना चाहिए. विश्वसनीय है ऐसा कह रहे हैं. साक्ष्य विधि के अधीन पक्षद्रोही साक्षी का कथन विश्वसनीय है या विश्वसनीय नहीं है? आपने क्या कहा? 17 का डी पूजा कह रही है. 17 का डी अभी पूजा कह रही थी. 17 का बी कहा था. 16 का बी कहा था. ठीक है. 17 का जो बी है, कोई साक्ष्य मूल्य नहीं रखता, विश्वसनीय नहीं है. सी आंसर इज करेक्ट. विश्वसनीय नहीं है क्योंकि भाई वो पक्षद्रोही हो गया, पक्ष बदल दिया है उसने, तो डेफिनेटली वो डाउटेड है और डाउटेड है मतलब विश्वसनीय नहीं होगा. इसलिए 17 का बी आंसर इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में संशोधन किया गया है? 90A, 154, 29, 159. बताइए जल्दी से आंसर 18 का. यह आया था झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2012 और बिहार पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2009 में. किस सेक्शन में एविडेंशियल वैल्यू है सर? हाँ है ना, एविडेंशियल वैल्यू तो है. विश्वसनीय नहीं है, कोई साक्षी मूल्य नहीं रखता. सही है. एविडेंशियल वैल्यू तो है, विश्वसनीय नहीं है लेकिन एविडेंशियल वैल्यू है. ठीक है. नाउ दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा भारत साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में संशोधन किया गया है?
18 का ए, 90A, 18 का है सी, 154, सेक्शन 154, सेक्शन 154 में किया गया है परिवर्तन। हाँ, धारा 29 नहीं, अपन कहाँ देखें, धारा 154 को वर्ष 2006 के आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम संख्या 2 द्वारा संशोधित करके उपधारा 1 में परिवर्तित कर दिया गया है और फिर उपधारा 2 जोड़ दी गई है ना। और 2006 मूल रूप में आपराधिक विधि दंड विधि संशोधन अधिनियम 2005 था, है ना, इसलिए वो 2006 में हुआ है, लेकिन मूल जो था वो 2005 में हुआ था संशोधन ना। 2005 में संशोधन हुआ था, जिसे अधिनियम संख्या 2 वर्ष 2006 के रूप में दिनांक 16/4/2006 में प्रभावी बनाया गया। मतलब एग्जीक्यूट कब हुआ है? 2006 में, लेकिन वो है कब का? दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2005 का है वो, और 2006 में एग्जीक्यूट हुआ है 16/4, मतलब 16 अप्रैल 2006 में, इसलिए सेक्शन 154 है वो। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, निम्न किस बात में अभियोजन साक्षी का अभियोजन मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किया गया था? नीतीश कटारा में 2007, प्रियदर्शनी मट्टू में 2006, जेसी लाल में 2007, उपरोक्त किसी में भी नहीं। निम्न में किस बात में अभियोजन साक्षी का अभियोजन मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किया गया था? मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उसका अभियोजन किया गया था। वेलकम भूमिका। 19, क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड एपीओ 2016 किस मामले में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजित किया गया था? अभियोजन साक्षी का अभियोजन। ओके, आंसर आया है 19 का, तक नहीं आया है। 19 का बी कहा पूजा ने, पूजा, और बी नहीं है पूजा। सी आंसर इज करेक्ट। जेसिका लाल बनाम जेसिका लाल में 2007 में, जेसिका लाल 2007। जेसिका लाल हत्याकांड का घटनाक्रम बहुत उतार चढ़ाव और चलते रहा। 29-30 अप्रैल 1999 की रात दक्षिणी दिल्ली स्थित कुतुब खोले नेट रेस्तरां में जेसिका लाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 21 फरवरी 2006 को निचली अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सभी 9 अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया था, क्योंकि अभियोजन साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दे दिया था। 13 मार्च 2006 को दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की और अंततः 18 दिसंबर 2006 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उच्चतम न्यायालय ने भी इसी सजा को बरकरार रखा, है ना। अतः जेसिका लाल के बाद में अभियोजन साक्षी का अभियोजन मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा निरक्षर साक्षी पर लागू नहीं होती है? सेक्शन 155, 159, 154 में से कोई नहीं। बताइए 20 का आंसर। बिहार पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2009 कौन सी धारा निरक्षर साक्षी पर लागू नहीं होती है? 20 का सी कहा रोमिका ने। सुनंदा गुड इवनिंग बेटे। रोमिका का 20 का सी बिल्कुल सही है। सेक्शन 159 है इस संबंधित। इंडियन एविडेंस एक्ट 159 स्मृति ताजा करने के अनुसार साक्षी को अपनी स्मृति ताजा करने का अधिकार प्रदान किया गया है, जिससे वह परीक्षणाधीन स्थिति में अपने द्वारा लेखबद्ध लेख को देखकर अपनी स्मृति ताजा कर सकता है, तब तथा वह किसी अन्य द्वारा तैयार लेख को भी देख सकता है जो उसी साक्षी द्वारा उपयुक्त समय के भीतर पढ़ा गया हो तथा इसका सही होना वह जानता था। किसी निरक्षर साक्षी द्वारा ऐसा किया जाना संभव नहीं आता। यह धारा निरक्षर साक्षियों पर लागू नहीं होती है, सीधी बात है। क्वेश्चन नंबर 22, 21 कहाँ गया? 21 पहले। भारत साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं में से किसमें साक्षी को साक्ष्य के दौरान स्मृति ताजा करने का प्रावधान है? 158, 160, 159 और 162। द राइट आंसर का स्टार्स नाउ। 21 का आंसर दे दो फटाफट। ये मध्य प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था। अभी क्वेश्चन जो हुआ था वो इससे संबंधित था और सेम क्वेश्चन है, फिर से आया है। पर ये आपका मध्य प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज प्रीलिम्स 2017 मध्य प्रदेश में आया है। बताइए 21 का भी किसने कहा है? रोमिका ने कहा, सुनंदा ने कहा और आरती भी कह रही है। बिल्कुल सही आरती बेटे। नंबर भी डालो आप, कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन होता है ना। सेक्शन 159। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। 2002 में भारत संशोधन कानून के द्वारा भारतीय साक्ष्य कानून के निम्नलिखित प्रावधानों में से किस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था? सेक्शन 152 क्लॉज 2, 154 क्लॉज 4, 153 क्लॉज 3 और 155 क्लॉज 5 किसको समाप्त कर दिया गया था? 22
बिहार पीसीए जूनियर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। किस सेक्शन को विलोपित कर दिया गया है? निम्नलिखित प्रावधानों में से किस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है? 22 का डी का आरती में, आरती 22 का डी नहीं है, 22 का सी आंसर इज करेक्ट। सेक्शन 155 क्लॉज 4। सेक्शन 155 क्लॉज 4, सेक्शन 155 क्लॉज 4 को भारतीय संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा विलोपित कर दिया गया है। वृंदा, सी इज करेक्ट आंसर। गुड इवनिंग साना। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों में से केवल एक कथन सही है, किंतु कौन सा साक्षी को बुलाने वाला पक्ष हमेशा ही उसका कूट परीक्षण कर सकता है? उसका कूट परीक्षण साक्षी की सहमति से कर सकता है। उसका कूट परीक्षण केवल न्यायालय की ही सहमति से हो सकेगा। किसी भी परिस्थिति में अपने ही साक्षी का कूट परीक्षण नहीं कर सकता है। इसमें से बताना है आपको केवल एक कथन सही है। कौन सा है वो बताना हो, बताइए जल्दी से। 23 यह था मध्य प्रदेश बजट 1989। में क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश बजट में। निम्नलिखित में से केवल एक कथन सही है, किंतु कौन सा साक्षी को बुलाने वाला पक्ष हमेशा इसका कूट परीक्षण कर सकता है? उसका कूट परीक्षण साक्षी सहमति से कर सकता है। उसका कूट परीक्षण केवल न्यायालय की सहमति से हो सकेगा। सही आपको आंसर देना है। रोमिका ने कहा गुड इवनिंग भरत, बिल्कुल सही है 23 का सी। वृंदा ने भी इसका सही कहा है, भरत ने अभी कुछ नहीं कहा है। उसका कूट परीक्षण न्यायालय केवल न्यायालय की ही सहमति से हो सकेगा, बिल्कुल सही, राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 165 में न्यायालय प्रश्न पूछ सकता है किसी पक्षकार अथवा साक्षी से, अपक्षकार से, मामले के पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि से, औपरोक्त से, ऊपर किसी से भी नहीं। बताइए 24। उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। 165 में न्यायालय प्रश्न पूछ सकता है। किससे पूछ सकता है न्यायालय प्रश्न, बताइए जल्दी से। ट्वेंटी 24 का ए कहा, रोमिका ने, दीपक कह रहे हैं, रूपमिका कह रही है, सुंदर सब कह रहे हैं ए इज करेक्ट आंसर। किसी पक्षकार व साक्षी से, किसी पक्षकार व साक्षी से न्यायालय 165 के अंतर्गत न्यायालय प्रश्न पूछ सकता है, बिल्कुल सही कहा आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है सेक्शन खालिस्तान ब्लैंक ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट confers vast and unrestricted powers on the trial court to put any question to pleases to any witnesses. Section 157, 160, 164, 165. Same question in English. उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2011, 2015, मध्य प्रदेश सिविल जज 2017 और यूपी सिविल जज 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्शन ब्लैंक है ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट confers vast and unrestricted powers on the trial court to put any question to pleases to any witnesses. बताइए 25 का डी कहा है, रोमिका ने बिल्कुल सही। सेक्शन 155 इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 165 बिल्कुल सही कहा, भरत ने भी कहा है और दीपक ने भी कहा है। वेरी फास्ट दीपक। साना इज आल्सो करेक्ट, रोमिका इज आल्सो करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, न्यायालय द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न के संबंध में प्रतिपक्षी को हमेशा प्रतिपरीक्षा का अधिकार है। केवल न्यायालय की अनुमति से प्रतिपरीक्षा कर सकने का अधिकार है। प्रतिपरीक्षा का कोई अधिकार नहीं है, कोई भी आक्षेप लगाने का अधिकार है। जल्दी से बताइए 26। मध्य प्रदेश सिविल जज 2005-2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। मध्य प्रदेश सिविल जज 2005 में भी आया, फिर 2006 में भी आया क्वेश्चन। ओके, 26 का आंसर दो फास्ट। सुनंदा ने कहा 26 का भी एकदम सही कहा है। सुनंदा 26 का भी इस करेक्ट आंसर। केवल न्यायालय की अनुमति से प्रतिपरीक्षा कर सकने का अधिकार है। सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 165 के अंतर्गत सुसंगत तथ्यों का उचित सबूत प्राप्त करने के लिए न्यायालय किसी भी साक्षी या पक्षकार से कोई प्रश्न किसी भी समय किसी भी रूप में पूछ सकता है।
कोई भी पक्षकार या उसका अभिकर्ता ऐसे प्रश्न या आक्षेप के बारे में कोई आपत्ति नहीं कर सकेगा और ना ही ऐसे किसी प्रश्न के प्रत्युत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी साक्षी को न्यायालय की इजाजत के बिना प्रतिपरीक्षा हो सकेगी। अर्थात प्रतिपरीक्षा को केवल न्यायालय की अनुमति से ही न्यायालय द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न के संबंध में प्रतिपरीक्षा कर सकने का अधिकार होगा। बहुत बढ़िया। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा वक्तव्य विधि अनुसार सही है? हमको लीगली जो स्टेटमेंट सही है उसके बारे में बात करनी है। सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा। किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा में सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है। न्यायालय किसी पक्षकार को अपने ही साक्षी से ऐसे प्रश्न करने की अनुमति दे सकता है जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किया जा सकता है। उपरोक्त सभी सही है। गिव द राइट आंसर 21, 27 का आंसर फटाफट। राजस्थान पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2015। गिव द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। ओके, पूजाने का 26 का भी सही है। साना ने भी कहा था। साना खान कह रहे सर मेरे क्वेश्चन की आंसर नहीं आ रही है। क्या आ रही है ना? तो बोल तो रहे। साना तुमने भी दिया क्वेश्चन का आंसर भाई। बोलते थोड़ा स्लो हो जाता है ना तो फिर वो पीछे का रह जाता है। बाकी तो सबका बोलता हूं मैं ना, कोशिश करता हूं कि सबका नाम आए। आरती दीपक ने कहा 27 का डी और ओमिका ने कहा आ रहे हैं। साना ओके चलो ठीक है। देखा, कंफर्म भी कर दिया, संपुष्टिकारक साक्ष्य दे दिया है ओमिका ने। उपरोक्त सभी डी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी सही हैं। कौन सा वक्तव्य विधि अनुसार सही है? ये भी सही है। किसी अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी हो सकता है। किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा में सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है, बिल्कुल सही है। न्यायालय किसी पक्षकार को अपने ही साक्षी ऐसे प्रश्न करने की अनुमति दे सकता है प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तीनों ही सही हैं। ओके, वेलकम। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, a witness summoned to produce a document can refuse to bring it before the court on the ground that the record in question is unpublished record. The record in question related to an affair of state. The record is admissible. None of the above. Give the right answer. Time starts now. 28 का आंसर आपको देना है। ये 168 सेक्शन 168 के 162 पे आधारित है। किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मिलित साक्षी यदि वह उसके कब्जे में और अध्याधीन हो, उसे न्यायालय में उसे पेश किए जाने या उसकी ग्राह्यता पर आक्षेप होने जिसका निर्धारण न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, अर्थात वह उसे लेने से इनकार नहीं कर सकता है। पुनः यदि उसने साक्ष्य पेश करने इनकार कर दिया है, तब धारा 164 के अनुसार वह उस साक्ष्य का अन्य पक्ष या न्यायालय की अनुमति के बिना उपयोग नहीं कर सकता। जिसने एक बार मना कर दिया तो फिर वो न्यायालय की अनुमति के बिना उसको प्रस्तुत नहीं कर सकता है। तो गिव द राइट आंसर। इसमें से आपको सही आंसर देना है। साना खान कह रही हैं रोमिका। ओके, रोमिका को थैंक्स बोला है। ओके भाई, आगे चलो। अब क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दो। इसमें से क्या आंसर होगा? दीपक कहाँ गया? दीपक, गिव द राइट आंसर। A witness summoned to produce a document can refuse to bring it before the court on the ground that the record in question is unpublished record. The record in question relates to an affair of state. The record is admissible. None of the above. इसमें कौन सा आंसर सही होगा? डी आंसर बिल्कुल सही कहा है पूजा ने। डी इज करेक्ट आंसर। None of the above. ओके, क्योंकि क्या होना चाहिए? क्योंकि न्यायालय की अनुमति के बिना फिर उस रिकॉर्ड को प्रस्तुत नहीं कर सकता जिसको उसने प्रस्तुत नहीं किया था सम्मान होने के बाद भी। नाउ क्वेश्चन नंबर है आपका 29, जबकि कोई पक्षकार ऐसी किसी दस्तावेज को पेश करने से इनकार करता है जिसे पेश करने की उसे सूचना मिल चुकी है, विरोधी पक्षकार न्यायालय की अनुमति के बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं कर सकता। विरोधी पक्षकार की आपत्ति निरर्थक है, न्यायालय की अनुमति आवश्यक नहीं है, दस्तावेज स्वीकृत दस्तावेज माना जाएगा। वही क्वेश्चन है अब हिंदी में 29, राजस्थान पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2015। 29 का आंसर देना है। यह आया था मध्य प्रदेश विजय 1999 में। अभी मैंने कहा था राजस्थान पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2015 वो नहीं आया था, मध्य प्रदेश विजय 1999 में आया है। ओके, भरत ने कहा 28 का डी। ओके, सही है भरत, 28 का डी सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29। ओके, दीपक ने कहा 29 का है, रोमिका ने कहा 29 का है, सुनंदा ने भी कहा, पूजा ने भी कहा। ओके, ए इज करेक्ट आंसर। विरोधी पक्षकार या न्यायालय की अनुमति के बिना साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता। भरत दुबे 29 का ए बिल्कुल सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है।
सेक्शन 159 सूचक प्रश्न, सेक्शन 154 मौखिक साक्ष्य, सेक्शन 60 मौखिक स्मृति ताजा करना और सेक्शन 141 पक्षदोषी साक्षी। आपको सही सम्मिलित करके नीचे लिखे कूट में से सही आपको चुनना है। ये आया था उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2015 और 2005 में, यूपी एपीओ सप्लीमेंट 2007 में और यूपी लोअर सप्लीमेंट 2003 में। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। और रोमिका ने कहा 30 का डी और डी इसका एक्शन था 3 4 2 1, बिल्कुल सही रोमिका, वेरी फास्ट और राइट आंसर। सुनंदा ने भी कहा, रोमिका ने भी कहा, दीपक ने भी कहा 3 4 2 1, यस। सेक्शन 159 है आपकी स्मृति ताजा करना, सेक्शन 154 है आपका 159 है स्मृति ताजा करना, ठीक है। सेक्शन 154 है आपका पक्षद्रोही साक्षी, सेक्शन 60 है आपकी मौखिक साक्ष्य और सेक्शन 141 है आपका सूचक प्रश्न, ठीक है। ओके, वेलकम। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। एक्स एक डकैती के मामले का पंच गवाह पंचनामे का प्रयोग करके अपनी स्मृति ताजा करता है। पंचनामा साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। क्या एक्स पंचनामे का प्रयोग करके अपनी स्मृति ताजा कर सकता है? एक्स पंचनामे का प्रयोग कर सकता है, एक्स पंचनामे का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया गया है। एक्स प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि पंचनामा उसने नहीं लिखा है। एक्स प्रयोग तभी कर सकेगा जब वह स्वयं अभियुक्त हो। द राइट आंसर, नाम 31 का आंसर दीजिए फटाफट। मध्य प्रदेश 1993। एक डकैती, एक्स एक डकैती के मामले का पंच गवाह है, पंचनामे का प्रयोग करके अपनी स्मृति ताजा करता है। पंचनामा साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। क्या एक्स पंचनामे का प्रयोग करके अपनी स्मृति ताजा कर सकता है? यस और नो? 31 का सी आंसर इज नॉट करेक्ट। 31 का ए सही है। एक्स पंचनामे का प्रयोग कर सकता है, एक्स पंचनामे का प्रयोग कर सकता है। 31 का ए। यद्यपि पंचनामा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य नहीं है, किंतु पंचनामे का प्रयोग स्मृति ताजा करने हेतु किया जा सकता है, इसलिए वो उसका प्रयोग पंचनामे का प्रयोग स्मृति ताजा करने के लिए कर सकेगा। 31 का ये आंसर दिया दीपक ने, बिल्कुल सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। ए पर बी की हत्या का अभियोग है। सी कहता है कि बी ने मरणासन्न अवस्था में कहा था कि ए ने बी पर यह घाव किया जिससे वह मरा। यह बताने के लिए साक्ष्य दे सकता है कि पहले एक अवसर पर सी ने कहा था कि यह घाव ना तो ए ने किया है ना ही उसकी उपस्थिति में किया गया है। यह घाव ना तो ए ने किया है ना ही उसकी उपस्थिति में किया गया है। यह साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। साक्ष्य जो साक्षी की विश्वसनीयता पर शंका उत्पन्न करे ग्राह्य नहीं है। साक्ष्य ग्राह्य नहीं है क्योंकि इसका अर्थ होगा पूर्व कथन का खंडन करना। साक्ष्य ग्राह्य है। बताइए जल्दी से। 32 मध्य प्रदेश 1993। नॉट एडमिसिबल। हाँ, एडमिसिबल नहीं है, लेकिन तो वो अपनी स्मृति ताजा करने के लिए गवाही तो दे रहा है। गवाही देने के लिए वो स्मृति ताजा कर रहा है, बस इतने तो कर रहा है। और क्या कर रहा है? वो स्मृति ताजा तो कर सकता है। उसका फर्क थोड़ी पड़ देगा, कुछ भी विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला उससे कुछ भी, लेकिन वो उसका उपयोग तो कर ही सकता है स्मृति ताजा करने के लिए। उसको पूरी पुरानी यादें आ जाएगी उससे। 32 का आंसर दीजिए फास्ट। 32 का डी कहा है सुनंदा ने। 32 का सी नहीं है रोमिका। डी इज करेक्ट आंसर आरती। सी इज नॉट करेक्ट, डी इज करेक्ट आंसर। साक्ष्य ग्राह्य है क्योंकि वो जो कह रहा था उसका विरोधी है ना। पहले वो कह रहा था, पहले सरपंच सी ने कहा था कि यह घाव ना तो ए ने किया है ना उसकी उपस्थिति में किया गया है, और अब कुछ और कह रहा है। तो डेफिनेटली वो कुछ कह रहा है, तो वो उससे असंगत हो गई बात, तो साक्ष्य में ग्राह्य हो जाएगी। तो उससे पता पड़ जाएगा कि वो तो कुछ भी कहता है, मतलब उसकी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33। स्मृति ताजा करने के लिए साक्षी की कोई भी ऐसा लिखित विवरण देखने का अवसर दिया जाता है जो घटना के साथ या उसी समय पर तैयार किया गया था। यह प्रावधान किस धारा में है? 159 में, 158 में, 160 में, 166 में? बताइए। झारखंड सिविल जज प्रीलिम 2014।
ये हमने अभी देखा है, उसको सबको पता है इसका तो क्वेश्चन का आंसर। ओके, सुनंदा ने कहा 33 का ए इज करेक्ट आंसर। साना ने भी कहा सेक्शन 159 ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34, कोई साक्षी जबकि वह परीक्षा के अधीन है निम्न के द्वारा अपनी स्मृति को ताजा कर सकेगा। क्या कोई साक्षी जबकि वह परीक्षा के अधीन है निम्न के द्वारा अपनी साक्षी स्मृति को ताजा कर सकेगा? ऐसे लेख को देखकर जो प्रश्न का संव्यवहार के समय बनाया हो, ऐसे किसी लेख से जो स्वयं उसने बनाया हो, ऐसे किसी लेख से जो प्रश्न का संव्यवहार के समय अन्य व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, ऐसे लेख को देखकर जो प्रश्न का संव्यवहार के समय उसने स्वयं बनाया हो अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो और साक्षी द्वारा संव्यवहार के समय अथवा तत्काल उसके बाद उसे पढ़ा हो एवं सही होना जानता हो। यहाँ 34 आंसर है। 34 का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 34, अभी आपने जो क्वेश्चन किया था रोमी का, उस क्वेश्चन का आंसर इसमें आपको मिलेगा। मध्य प्रदेश APO 1993 4 का डी दिया है एवरीबडी ने, भरत ने, सुनंदा ने, रोमिका ने, सब, साना ने भी। बिल्कुल सही है। अब आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिलता होगा ना, रोमिका मिल रहा है? देखो, ऐसे लेख को देखकर जो प्रश्न का संव्यवहार के समय उसने स्वयं बनाया हो अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो और साक्षी द्वारा संव्यवहार के समय अथवा तत्काल उसके बाद उसे पढ़ा एवं सही होना जानता हो। भले ही एडमिसिबल नहीं था वहां पे, लेकिन वो उसने बनाया था, देखा था, पंचनामा का गवाही था, साक्षी था, इसलिए उसको वहां पे साक्ष्य में ग्राह्य किया था। साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया था, हमने वहां क्या किया था? स्मृति ताजा करने के लिए उपयोग किया था। स्मृति ताजा करने के लिए उपयोग कर ही सकता है ना। नाउ अब आता है क्वेश्चन नंबर 35, एक साक्षी जो न्यायालय के समक्ष मत प्रकट करता है कि दूसरा साक्षी विश्वसनीयता का अपात्र है, मतलब दूसरा साक्षी विश्वसनीय नहीं है, तो उसे मुख्य परीक्षा में अपने विश्वास के कारणों को बताना होगा। तो उससे प्रति परीक्षा में इसके कारणों को पूछा जा सकेगा। अपने उत्तर में जो कारण बताता है उसे उनका खंडन किया जा सकेगा। चाहे उन कारणों का उत्तर मिथ्या भी है तो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उसका अभियोजन नहीं किया जा सकेगा। अब आपको आंसर देना है 35 का। ये आया था आपका यूपी लोअर सप्लीमेंट प्रीलिम्स 2004 में। एक साक्षी जो न्यायालय के समक्ष मत प्रकट करता है कि दूसरा साक्षी विश्वसनीयता का अपात्र है। ओके, वेलकम। भरत दुबे ने कहा 35 का डी इज नॉट करेक्ट, 35 का बी सही। आशीष बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो उससे प्रतिपरीक्षा में इसके कारणों को पूछा जा सकेगा कि ऐसा क्यों अपात्र है, वो विश्वसनीय क्यों नहीं है, वो क्वेश्चन उससे किए जा सकते हैं। इसलिए बी आंसर बिल्कुल सही है। बी इज करेक्ट आंसर। सुनंदा ने भी कहा और साना ने 35 का डी कहा, 35 का बी है साना। रोमिका ने भी 35 का बी कहा है। करेक्ट करना साना उसको ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 36, न्यायालय उचित निष्कर्ष पर पहुंचने तथा सुसंगत तथ्यों का उचित सबूत प्राप्त करने के लिए किसी भी साक्षी से किसी रूप में किसी भी समय कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। भारतीय अधिनियम 1872 किस धारा में न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है? 135 में, व धारा 136 में, 165 में, 148 में, 137 में। द राइट आंसर है 36। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिए फास्ट। यह आया था मध्य प्रदेश ADPO 2015, उत्तराखंड PCA जूनियर प्रीलिम्स 2011, फिर 2015 में। अभी अपने सब ने उस क्वेश्चन को देखा। 36 का बी आंसर किसने कहा? दिया वेरी फास्ट रोमिका, सुनंदा, आशीष, भरत। ओके, एवरीबॉडी इज करेक्ट। सेक्शन 165 ऐसी पावर न्यायालय को देता है। न्यायालय उचित निष्कर्ष पहुंचने सुसंगत तथ्यों का उचित सबूत प्राप्त करने के लिए किसी भी साक्षी को किसी भी रूप में किसी भी समय कोई प्रश्न पूछ सकता है। ये पावर आपको सेक्शन 165 में कोर्ट को दी गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, द एम्परर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस शैल नॉट बी अ ग्राउंड ऑफ न्यू ट्रायल, रिवर्सल ऑफ एनी डिसीजन, कन्विक्शन ऑफ अक्यूज्ड बोथ A and B। इम्प्रॉपर है ना, द इम्प्रॉपर एडमिशन or reaction of evidence shall not be ground of new trial, reversal of any decision, conviction of accused both A and B। Give the right answer. Time starts now 37। यह आया था उत्तर प्रदेश हाई जुडिशल सर्विसेज प्रीलिम्स 2016 में। इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 की धारा 167 167 लास्ट सेक्शन है इसका एविडेंस एक्ट का।
के अनुसार साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वयमेव अपने आप में किसी भी मामले में नवीन विचारण के लिए या किसी विनिश्चय के उल्टे जाने के लिए आधार नहीं होगा। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहां आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ए एंड बी न्यूट्रल रिवर्सल ऑफ एनी डिसीजन के लिए ग्राउंड नहीं होगा, उलट जाने के लिए तैयार आधार नहीं होगा। 37 का डी आंसर किसने दिया है भाई? ओके, रोमिका, पूजा, आशीष, साना और भरत। एवरीबडी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय शासन नियम के अंतर्गत स्वयं प्रमाण सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कौन निर्देशक बात है? जीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1976 टू SCC 836, अमृत वनस्पति कंपनी लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1992, सुप्रीम कोर्ट 1975, हावेल बनाम फालमाउथ बोट कंस्ट्रक्शन कंपनी 1954 SC 176, स्कॉट बनाम लंदन एंड कैथरीन डॉक्स कंपनी 150 E3 665। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 38 आइडिया हो तो बताओ, नहीं बताता हूं मैं। UPAPO सप्लीमेंट 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, स्वयं प्रमाण सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कौन निर्देशकवाद है? स्वयं प्रमाण। 38 का आंसर अभी तक नहीं आया है। 38 का डी कहा है रोमिका ने, आशीष भी कह रहे 38 का डी, और डी इज करेक्ट आंसर। स्कॉट बनाम लंदन, स्कॉट बनाम लंदन एंड कैथरीन डॉक्स कंपनी 150 ED 665, इंग्लैंड रिपोर्टेड। 38 का डी अमजद। पूजा सिंह ने भी कहा ओके, और साना ने कुछ नहीं कहा है। देखो भाई 38 का डी बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। बा पर किसी करार के आधार पर आ बात लाता है और वह बा को उसे पेश करने की सूचना देता है। विचारण में आ उस दस्तावेज की मांग करता है और बा उसे पेश करने से इंकार करता है। आ उसकी अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देता है। आ द्वारा दिए हुए द्वितीयक साक्ष्य का खंडन करने के लिए बा दस्तावेज को ही पेश करना चाहता है। वह ऐसा नहीं कर सकता, वह दूसरे पक्षकार को सम्मति से कर सकता है, वह न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसा कर सकता है। द राइट आंसर डी, बी एवं सी दोनों। बताइए। 39 मध्य प्रदेश हायर जुडिशल प्रेम 2010। 39 का ए कहा है किसने? 39 का ए कह रहे हैं भरत दुबे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं भरत, ए इज नॉट करेक्ट आंसर। सुनंदा ने कहा 39 का नो बेटा, ए इज नॉट करेक्ट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, ए तो है ही नहीं है, कहीं से कहीं तक ए नहीं हो सकता। और आंसर दीजिए फटाफट। ओके, रोमिका ने भी 39 का वैसा नहीं कर सकता। 39 का सी कहा पूजा ने, और आरती ने कहा 39 का ए। 39 का डी कह रहे हैं आशीष। आशीष और पूजा इज करेक्ट। बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। बी एवं सी दोनों सही। वह दूसरे पक्षकार को सम्मति से ऐसा कर सकता है, वह न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसा कर सकता है। दोनों ही सही हैं, दोनों कंडीशन में वो ऐसा कर सकता है। तो दोनों की अनुज्ञा लेगा, न्यायालय उसकी सम्मति ले लेगा, न्यायालय की अनुज्ञा ले लेगा, और वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। नाउ डी इज करेक्ट आंसर। बी एवं सी दोनों सही हैं। वह दूसरे पक्षकार को सम्मति से ऐसा कर सकता है, वह न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसा कर सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। भारत संविधान नियम की धारा 167 के उपबंधों के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? 4 कुछ कथन हैं, 2 इधर हैं, 2 अगले वाले पेज में हैं। साक्ष्य का अनुचित ग्रहण हमेशा विनिश्चय के उलट जाने के लिए अच्छा आधार है। साक्ष्य का अनुचित अग्रहण हमेशा नवीन विचारण के लिए अच्छा आधार है। और साक्ष्य का अनुचित ग्रहण हमेशा नवीन विचारण के लिए अच्छा आधार है। साक्ष्य का अनुचित ग्रहण स्वयं किसी भी मामले में नवीन विचारण के लिए आधार नहीं होगा यदि उस न्यायालय को जिसके समक्ष ऐसा आक्षेप उठाया गया है यह प्रतीत हो कि आक्षिप्त और गृहीत उस साक्ष्य के बिना भी विनिश्चय को न्यायोचित ठहराने के लिए यथेष्ट साक्ष्य था। बताइए आंसर। 40 का आंसर देना है। ये कई बार पूछा गया, यूपी में सिविल जज में, मध्य प्रदेश ADPO में, उत्तराखंड में, झारखंड में और UPAPO में। फोर्टी 39 का आ गया सर। 39 का आ गया सर। 39 का आ गया सर। क्या आ गया 39 का भाई? ए आएगा सर। अच्छा अच्छा, ये ऐसा। ओके, दीपक ने कहा 39 का ए आएगा। 39 का ए आएगा। भाई ऐसा नहीं कर सकता। अरे भाई वो ऐसा कर सकता है, न्यायालय की अनुज्ञा से और पक्षकार की सम्मति से वो ऐसा कर सकता है।
39। अब 40 का डी हो गया, ठीक है। डी करने के बाद सही अपन 39 पे वापस चलते हैं, ठीक है। 39 40 इसको कर दो कंप्लीट 40, उसके बाद अपन चलते हैं वापस 39 के ऊपर। 39 बा पर किसी करार के आधार पर आवाज लाता है और वह बा को उसे पेश करने की सूचना देता है। विचारण में आ उस दस्तावेज की मांग करता है और बा उसे पेश करने से इनकार करता है। आ उसकी अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देता है। आ द्वारा दिए हुए द्वितीयक साक्ष्य का खंडन करने के लिए बा दस्तावेज को ही पेश करना चाहता है। क्योंकि उसने पहले पेश नहीं किया था, लेकिन अब वो पेश करना चाहता है, तो न्यायालय की अनुमति लगेगी। अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है। दूसरा पक्षकार की सम्मति भी लगेगी। या सम्मति ली है और न्यायालय से अनुज्ञा ली है उसने, तो फिर वो उसमें पेश कर सकता है। ओके, क्या कह रहे हैं दीपक? आई थिंक सो आल्सो। अच्छा 164, एक काम करते हैं अपन 164 की डेफिनेशन को देख लेते हैं एक बार, फिर अपन बात करते हैं ना। सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इनकार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना। 135, एक मिनट बेटा, है ना, जस्ट वेट, कोई बात नहीं है, अपन उसको चेक कर लेते हैं। ये लॉ है भैया, टेंशन नहीं लेने का। 135 पेज नंबर क्या था इसका? 164 135 164। हाँ, जबकि कोई पक्षकार ऐसी किसी दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर देता है जिससे पेश करने की उसे सूचना मिल चुकी है, तब वह तत्पश्चात उस दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सम्मति के या न्यायालय के आदेश के बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं ला सकेगा। लिखा तो है स्पष्ट दीपक। सेक्शन 164 की डेफिनेशन नहीं पढ़ी तुमने? उसमें स्पष्ट तो लिखा है बेटा, When a party refuses to produce a document which he has had a notice to produce, he cannot afterwards use the document as a evidence without the consent of the other party or the court of or the order of the court। न्यायालय की आदेश के बिना और साक्ष्य और दूसरे पक्षकार की सम्मति के बिना पेश नहीं कर सकता। वहां पर दोनों मिल रहे हैं ना, डी हो जाएगा ना। सही तो है बेटा, देखना उसे एक बार। सेक्शन 164 की डेफिनेशन देखना है ना। ये वह दूसरे पक्षकार को सम्मति से ऐसे कर सकता है, वह न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसा कर सकता है। बी एवं सी दोनों सही है, बिल्कुल सही है। डी इज करेक्ट आंसर। वह सेक्शन 164 में ही है बेटा, वो है ना। क्वेश्चन नंबर अपना हो गया था 41 ना, 41 पे आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 41। नाउ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या ग्रहण के आधार पर कोई नवीन विचार नहीं होगा? 166, 177, 165 और 161। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए जल्दी से आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दीजिए। और इंडियन एविडेंस एक्ट का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपका शुरू होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। 41 का सी कहा है साना ने। साना बिल्कुल सही कहा आपने, अमजद ने, अनिल, आरती ने भी सही कहा है, भरत ने भी, और दोमिका ने भी, दीपक ने भी, और पूजा ने, सब ने। 167 इज करेक्ट आंसर ना। चलो नाउ अपन इसको स्टार्ट करें उससे पहले 1 मिनट में अपन इस पर प्रकाश डाल देते हैं संपत्ति अंतर अधिनियम में, इसका जो है ना, उसके बाद अपन इसको फटाफट देखेंगे। तो इससे जो आपका ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है 1882 का है ना, और इसमें 8 अध्याय हैं, एक अनुसूची है ना, और इसका जो निर्माण हुआ था कब हुआ था? 1 जुलाई, मतलब लागू कब हुई थी? 1 जुलाई 1882 से ना। और बहुत बढ़िया है ये सब्जेक्ट आपका, आप पूरे भारत पर लागू है। और इसमें जो अनुसूची है वो अनुसूची में 3 चीजें हैं।
इसमें से लगभग पहले तो रिपेल ही हो गया है, शेड्यूल है ना। तो ये आपका जो एक्ट है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम, संपत्ति के बारे में बात करता है। इसके बारे में इसकी डिटेल और संबंधित वीडियो आते रहेंगे आपकी, लेकिन फिलहाल अपन इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कब लागू हुआ? गिव द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, रोमिका ने का फर्स्ट कॉपी 1 जुलाई 1882, करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, संपत्ति अंतरण अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था? सक्सेना जी करें नमस्ते। नमस्ते सर बेटे। आकाश सक्सेना, ओके नमस्कार। चलो, संपत्ति अंतरण अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था? गिव द राइट आंसर। फर्स्ट का भी कहा, सही है। अब नाउ सेकंड का भी कहो। उत्तराखंड सिविल जज 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। आरती ने कहा सेकंड का भी, साना ने भी कहा फर्स्ट का भी बिल्कुल सही है, 1 जुलाई 1882। और दुबे 2 का भी बिल्कुल सही है, एवरीबॉडी इज करेक्ट। सेक्शन तो सन है 1882 है, बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है जो आता है आपका, बात करता है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का अध्याय 2 किस विधि के नियम को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा? क्रिश्चियन विधि, पारसी विधि, मुस्लिम विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसको प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा? थर्ड, उत्तराखंड सिविल जज 2011 किस विधि को प्रभावित नहीं करेगा? ये आवाज नहीं आ रही थी अभी तक। ओहो हो, अब बड़ी समस्या है यार। बताओ, आवाज बंद हो गई थी। स्वाति मिश्रा कह रही है ओनली म्यूजिक है। नहीं, अब तो आवाज भी आ रही होगी। वो आवाज क्या है, बीच बीच में वो निकलते हैं ना वाहन, तो उसके चक्कर में बंद कर देता हूं, तो वो भूल गया होगा मैं। अब आ रही है बेटा आवाज? अब आ रही है, ओके ओके आरती। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अचल संपत्ति की वर्गीकृत तालिका में कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? विपणी बाजार, हाट और पट्टे का अधिकार, सीलिंग फैन का विक्रय, भूमि सुखाधिकार। आपने दिया 5 का बी आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दिया बी, सीलिंग फैन का विक्रय, मध्य प्रदेश विजय 1989। बिल्कुल सही कहा आपने, और बी इज करेक्ट आंसर। बी सीलिंग फैन का विक्रय बिल्कुल सही है।
1 मिनट में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, सुन लीजिए। अचल संपत्ति के उदाहरण है मार्ग का अधिकार, पुजारी का अनुवांशिक पद, अचल संपत्ति के से कर लेना, मछली पकड़ने तथा ले जाने का अधिकार, मोचन का अधिकार, पर भूमि भोगाधिकार, वृक्षों से लाख प्राप्त करने का अधिकार, फैक्ट्री जो मशीनरी जमीन से संलग्न है, वंशानुगत से चलने वाला पद, मीन क्षेत्र का हक, मालिकाना अधिकार, बंधकदार का बंधक, अचल संपत्ति में हित, मेले से कर वसूल करना, ताड़ का वृक्ष, जमीन से भविष्य के लाभ तथा लगान प्राप्त करना, तेंदुपत्ते को इकट्ठा करने का हक, मछली तथा हाट बाजार से कर वसूल करना, भूमि से होने वाला लाभ, भूमि से संलग्न वस्तुएं और भूमि से स्थायी रूप से जुड़ी वस्तुएं, ये सब आपकी अचल संपत्ति के उदाहरण हैं। ऑल दीज सारे के सारे अचल संपत्ति के संबंध में उदाहरण है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति में शामिल नहीं है। अब क्या शामिल नहीं? इमारत, तालाब, भूमि, खड़ा कास्ट, क्या शामिल नहीं? अचल संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति में शामिल नहीं है। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2015, उत्तराखंड पीसीएस 2009, बिहार पीसीएस जूनियर फिल्म 2009। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति में शामिल नहीं है। 6 का डी कहा और बिल्कुल सही, खड़ा कास्ट है, सो काट देंगे तो अचल संपत्ति नहीं रहेगी। खड़ा कास्ट 6 का डी आंसर बिल्कुल सही दिया आपने। संपत्ति अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अचल संपत्ति में खड़ा कास्ट शामिल नहीं है। इमारत, तालाब, भूमि आदि सब अचल संपत्ति के ही उदाहरण हैं। नाइस, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी अचल संपत्ति है? कॉपीराइट, रॉयल्टी, प्रॉफिट डी पैम्ड्रे, साख, कौन सी अचल संपत्ति है? बताइए जल्दी से। 7, मध्य प्रदेश एपीओ 2008 कौन सी अचल संपत्ति है? 4 में से एक सही है। कौन सी अचल संपत्ति आपको बताना है? स्वाति मिश्रा ने कहा 6 का डी बिल्कुल सही है। रोमिका गुजर कह रही सेक्शन 3 बिल्कुल सही है बेटे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दिया है रॉयल्टी। रॉयल्टी अचल संपत्ति है। ओहो पूजा, रॉयल्टी अचल संपत्ति कैसे हो गई? जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है तो अचल संपत्ति थोड़ी हो गई हो। 7 का बी भी सही नहीं है रोमिका। डी इज करेक्ट आंसर, साख। सेक्शन 3 के अनुसार कॉपीराइट, प्रॉफिट डी पैम्ड्रे, रॉयल्टी अचल संपत्ति नहीं है, किंतु साख जो है अचल संपत्ति है। 7 का ए नहीं है साना। डी इज करेक्ट आंसर, साख है, साख। 7 का डी आरती ने कहा बिल्कुल सही है। 7 का डी साख अचल संपत्ति में आती है। डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अचल संपत्ति कौन सी नहीं है? जमीन का पट्टा, उगने वाली फसलें, रास्ते का अधिकार, अचल संपत्ति की आमदनी के जीवन हित। अब इसमें बताना अचल संपत्ति कौन सी नहीं है। 4 में से 3 तो हैं, एक नहीं है। वो कौन सी नहीं है वो बताना है आपको। वेलकम रोमिका। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश 1983, 1999 अचल संपत्ति कौन सी नहीं है? रोमिका ने कहा 8 का बी। ओके, पूजा ने भी कहा, भरत भी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। जमीन उगने वाली फसलें जो हैं वो अचल संपत्ति नहीं है, क्योंकि उग जाएंगी, उनको काट लिया जाएगा तो वो अचल संपत्ति नहीं रह पाएंगी। बाकी भूमि अचल संपत्ति है, इसलिए 8 का बी सही है साना, है ना। तो डी क्यों है सर? अच्छा, कहां पे डी क्यों है? साख। हाँ, साख जो है वो अचल संपत्ति में माना गया है उसको, इसलिए अचल संपत्ति है वो। साख होती है ना किसी चीज की, आप देखोगे ना फ्रेंचाइज को मान लेते हैं तो साख को वो देते हैं दूसरों को, या साख जो व्यक्ति की है गरिमा है। जैसे कि आपने कौन सी मूवी देखी होगी अभी, मतलब फलाना एंड फलाना सन्स, वो लंबे समय तक चला जाता है, वो बेची जाती है, वो एक व्यक्ति से दूसरे पास व्यक्ति पर जाती है, वो मतलब एक स्थायी रूप से व्यक्ति के पास रहती है, व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ी है। जैसे हम कहें धीरू भाई अंबानी, अंबानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, ये साख है उनकी, है ना, इसलिए अचल संपत्ति ग्रुप में उसको मानते हैं। रेपुटेशन, यस सर, ये क्लास रोज होती है क्या? आरती, हाँ बेटा, मंडे टू फ्राइडे 9 to 10:30 हो रही है। ये पहले 9 to 11 हो रही थी, लेकिन अब 9 to 10:30 हो रही है। 1.5 घंटे के लिए होती है रोज, मंडे टू फ्राइडे, है ना, इसको ध्यान रखना। चल
और अचल संपत्ति कौन सी होती है? उगने वाली फसलें। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार शब्द अचल संपत्ति में क्या शामिल नहीं है? संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार शब्द अचल संपत्ति में क्या शामिल नहीं है? जमीन शामिल नहीं है, कृषि योग्य जमीन नहीं है, या खान नहीं है, उगती फसलें नहीं है। आप सबको पता है, इसका आंसर लीजिए। 9 का आंसर तो छत्तीसगढ़ सिविल जज 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। लीगल वर्ड गुडविल, यस गुडविल, एग्जैक्टली गुडविल इज द करेक्ट आंसर, इज द लीगल वर्ड। नाउ गुड भूमिका। 9 का डी, उगती फसलें, बिल्कुल सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आ जाता है और कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धारा संपत्ति अंतरण को परिभाषित करती है? अब हमको देखना है संपत्ति अंतरण को परिभाषित कौन सी सेक्शन कर रही है। 2, 4, 3, 5 संपत्ति अंतरण को कौन सी धारा परिभाषित कर रही है? उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2012 किस सेक्शन में संपत्ति अंतरण को परिभाषित किया गया है? ओके, सुनंदा ने कहा 11 का डी, वेरी फास्ट सुनंदा, और राइट आंसर दिया है आपने बिल्कुल, सेक्शन 5 इस करेक्ट आंसर। हालांकि सबको पता होगा ये, भूमिका ने भी कहा। आरती 113 क्या है बेटा? आरती 113 क्या है ये? आरती ये क्या लिखा है 113? नाउ क्वेश्चन नंबर 12, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से किस संपत्ति को अचल संपत्ति के रूप में मान्यता किसी संविधि द्वारा नहीं प्राप्त है किंतु न्यायालय द्वारा दी गई है? ओके, संपत्ति को अचल संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त है, लेकिन संविधि द्वारा नहीं प्राप्त है किंतु न्यायालय द्वारा दी गई है। मार्ग का अधिकार, स्थावर संपत्ति से भाटक वसूल करने का अधिकार, पूजा का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 12 इधर राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। मध्य प्रदेश रिजल्ट 2013। क्वेश्चन गड़बड़ किया है इनने। 12 का 20 था संपत्ति से भाड़े वसूल करने का अधिकार, और भरत कहें 12 का सी कह रहे हैं भरत, जबकि मार्ग का अधिकार स्थावर संपत्ति से भाड़े वसूल करने का अधिकार एवं मछली पकड़ने का अधिकार स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो मामले दिए गए हैं उनके अंतर्गत वादों के अनुसार पूजा का अधिकार अचल संपत्ति नहीं है। न्यायालय ने निम्नलिखित को भी स्थावर संपत्ति नहीं माना है। कॉपीराइट, रॉयल्टी, ये सब नहीं है ना। तो यहाँ पे जो आंसर दिया है इनने वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ऊपर प्रश्न की व्याख्या देख रहे हैं है ना, मध्य प्रदेश सिविल जज 2013। इसमें आपने आंसर किया दिया है 12 का बी दिया है। रोमिका ने कहा 12 का बी, स्थावर संपत्ति से भाटक वसूल करने का अधिकार स्थावर संपत्ति में आएगा, है ना, ये सही है। तो यहाँ पर 12 का बी सही लग रहा है मुझे। पूजा का अधिकार तो अचल संपत्ति के अधिकार में शामिल नहीं है, ये अपन ने पहले ही देख लिया है, किंतु न्यायालय द्वारा दी गई है मान्यता। ठीक है, राय नरवरिया भी आई थी और फिर कुछ लिखा और चली गई हैं। सुनंदा करें 12 का सी, पूजा का अधिकार। पूजा का अधिकार तो अचल संपत्ति के अधिकार में शामिल नहीं है, पर न्यायालय द्वारा इसको मान्यता दी गई है ऐसा कहते हैं। तो अपन पूजा का अधिकार को, चूंकि न्यायालय द्वारा दी गई मान्यता है तो पूजा का अधिकार है, लेकिन इसके संबंध में डिटेल मेरे पास अभी नहीं है, तो अभी मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता ना। इस पे अपन विचार विमर्श करने के बाद ही बात करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा काष्ठ नहीं आता है। स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा काष्ठ नहीं आता है, सही गलत? जब तक जमीन में गड़ा हो आती है केवल काष्ठ के डंगाल स्थावर संपत्ति नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। यूपी सिविल जज 2015, छत्तीसगढ़ सिविल जज 2003। स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा काष्ठ नहीं आता है, सही है गलत है? राइट टू वर्शिप इज नॉट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ वो, लेकिन इसमें आंसर दे रखा है पूजा के अधिकार के रूप में, ठीक है ना, तो वो डाउटेड है। हालांकि उसके जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंतर्गत भी कहीं नहीं लिखा कि किसी न्यायालय ने उसको ऐसा कहा है, तो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आंसर सी दे रखा है हमने, तो सी आंसर मुझे सही नहीं लग रहा है। तो
इसलिए उसको अपन देखेंगे। पूजा का अधिकार जो है कैसा है, क्या वो अचल संपत्ति का अधिकार है, न्यायालय ने उसको मान्यता दी है, तो उससे संबंधित कोई रेफरेंस हो तो मुझे बताओ। मम्मी मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है उससे संबंधित, है ना, इसलिए मैं उस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। चलो 13 की बात करो अपन तो फिलहाल। 13 का ए, सारा ने कहा ए, पूजा ने कहा ए, आरती ने कहा और भरत दुबे भी कह रहे हैं, और ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा कास्ट नहीं आता है। नाइस, सही है। क्वेश्चन नंबर 14, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत खड़ा कास्ट है केवल स्थावर संपत्ति जब तक भूमि से अलग न कर दिया गया हो। स्थावर संपत्ति जब तक भूमि से अलग करने की संविधा ना हो, स्थावर संपत्ति नहीं है। स्थावर संपत्ति यदि मूल रुपये 100 से अधिक हो। अब आपको आंसर देना है 14। बिहार पीसीएस जूनियर 2016 स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका, वो आपको देना है 14 का। आशीष कह रहे हैं पूजा का अधिकार, क्या कह रहे हो आशीष? 14 का बी, 14 का बी, अलग करने की संविधा ना हो, खड़ा कास्ट है पूछा है 1882 का। 14 का सी स्ट्रेट फॉरवर्ड दीपक ने कहा बिल्कुल सही है। वृंदा ने कहा 14 का सी बिल्कुल सही है। स्थावर संपत्ति नहीं है, खड़ा कास्ट जो है स्थावर संपत्ति नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित संपत्तियों में कौन सी संपत्ति अचल संपत्ति है? बढ़ता हुआ महुए का पेड़, उगती हुई फसलें, घास, खड़ी हुई कास्ट। अब इसमें कौन सी संपत्ति अचल है हमको ये बताना है, बताइए। मधुबन 1989 अचल संपत्ति बताना है। स्वाति 14 का सी सही है, बिल्कुल सही, 14 का सी हो गया है। 15 का ए दिया आरती ने, बिल्कुल सही आरती। साना 15 का डी बिल्कुल नहीं है। वो पूछ रहे हैं अचल संपत्ति है, खड़ी हुई कास्ट तो कभी से अचल संपत्ति नहीं है, तो 15 का ए बिल्कुल सही है। बढ़ता हुआ महुए का पेड़, अब वो वैसा कह रहे हैं बढ़ता हुआ महुए का पेड़ बढ़ रहा हो या पेड़ हो रुका हुआ हो तो वो भी पेड़ मतलब अचल संपत्ति है, जब तक क्यों कट नहीं जाए। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार स्थावर संपत्ति में सम्मिलित नहीं है कमजोर मकान, रेलवे स्टेशन, उगती फसलें, रास्ते का अधिकार। क्या स्थावर संपत्ति में सम्मिलित नहीं है? 16 मध्य प्रदेश एडीपीओ 2015। ओके, आशीष कुछ कह रहे थे फिर मिटा दिया उन्होंने। स्वाति ने कहा 15 का ए, बिल्कुल सही स्वाति। ओके 16 का बी, वंदा कह रही है 16 का बी बिल्कुल सही है। और दीपक ने भी कहा, सूर्या ने भी कहा और आरती ने भी कहा, एकदम सही। उगती फसलें जो हैं वो स्थावर संपत्ति में सम्मिलित नहीं है। इससे आपको एकदम से पक्का हो जाएगा और उसको बार बार देखेंगे भी तो भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनियोज्य दावा नहीं है? भविष्य निधि खाते का अधिकार, एलएलबी परीक्षा में वचन गृहीता के उत्तीर्ण होने पर ₹500 का भुगतान करने का वचन, वचन गीता द्वारा किसी महिला बिशप से विवाह करने पर ₹500 का भुगतान करने का करार, संविदा जो दायित्व से युग्मित है का लाभ क्लेम करने का अधिकार। 17 मध्य प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिल्म 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा अनियोज्य दावा नहीं है? अनियोज्य दावा मतलब जिसको हम दावा के रूप में अनियोज्य नहीं कर सकते हैं, दावा नहीं ला सकते हैं इस पे ना। तो कौन सा अनियोज्य दावा नहीं है? भविष्य निधि का खाते का अधिकार बिल्कुल है। वचन गीता द्वारा किसी महिला के बिशप से विवाह करने ₹500 का भुगतान करने का बिल्कुल है। करार, संविदा जो दायित्व से युग्मित है का लाभ क्लेम करने का अधिकार भी है। बस एक ही नहीं है जो बी है। 17 का डी नहीं है, बी है। बी भूमिका ने कहा बी, आशीष ने कहा बी, बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। सुनंदा 17 का बी है। साना 17 का बी है। आरती ने भी कहा है। एलएलबी परीक्षा में वचन गृहीता के उत्तीर्ण होने पर ₹500 का भुगतान करने का वचन जो है अनियोज्य दावा नहीं है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य रहा होगा एक करार करने का, संविदा करने का नहीं रहा होगा। बच्चों से कह देते ना कि भाई तू ऐसा करेगा तो तेरे को साइकिल गिफ्ट करेंगे। 18 पहले 17 को देख लेते हैं अपन। 17 पे कुछ कहा गया है वो देखेंगे। भविष्य निधि खाते का अधिकार, संविदा जो दायित्व से युग्मित है का लाभ दावा करने का अधिकार, वचन गीता द्वारा किसी महिला बिशप से विवाह करने पर ₹500 का भुगतान करने का करार अनियोज्य दावा है। जबकि एलएलबी परीक्षा में वचन गीता के उत्तीर्ण होने पर ₹500 भुगतान करने का वचन जो अनियोज्य दावा नहीं है, जो अपन ने देख लिया है।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुयोजित दावा नहीं है। किराए के बकाया का दावा हो सकता है, सेवानिवृत्ति के पश्चात देय भविष्य निधि, भागीदारी में हिस्सा, सुरक्षित ऋण। कौन सा अनुयोजित दावा नहीं है बताइए। 18 ये आया था आपका राजस्थान जुडिशियल सर्विस फिल्म 2011 में। आशीष ने कहा 18 का डी, नजवंदा भी करेंगे 18 का डी। ओके बिल्कुल सही है, डी इज करेक्ट आंसर। सुरक्षित ऋण, सिक्योरिटी मनी। 19 इनमें से क्या कार्रवाई योग्य दावा नहीं है। इनमें से क्या कार्रवाई योग्य दावा नहीं है। वही अनियोजित दावा नहीं है ऐसा पूछते, या उसने पूछा कार्रवाई योग्य दावा नहीं है। लॉटरी टिकट, दावेदार के हिस्से में रहने वाली चल संपत्ति पर लाभकारी हित, जीवन बीमा पॉलिसी, किराए के बकाया राशि के लिए दावा। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स ऑन 19। क्या कार्रवाई योग्य दावा नहीं है। सेक्शन 3 में दी गई अनुयोज्य दावा की परिभाषा के अनुसार किसी अप्रतिभूत ऋण तथा चल संपत्ति में लाभ पर हित जो दावेदार के कब्जे में चाहे वास्तविक रूप में है या अन्वयिक रूप में हो को अनुयोजित दावे के रूप में स्वीकार नहीं करती है। लॉटरी टिकट, किराए की बकाया राशि के लिए दावा तथा जीवन बीमा पॉलिसी अनुयोजित दावा के अंतर्गत हैं। तो आपने आंसर क्या दिया है 19 का। 19 का आंसर आया है सुनंदा की तरफ से सही। दीपक 19 का ए नहीं है बेटा, बी है, बी 19 का बी। अच्छा ये बताओ मुझे दीपक, लॉटरी टिकट मान लो गवर्नमेंट ने निकाला है, तो लॉटरी टिकट उसकी निकलती है लॉटरी और वो उसको देने से इनकार करते हैं, तो क्या वो दावा नहीं कर सकता। अवैध लॉटरी की बात नहीं चल रही, लॉटरी लिखा है गवर्नमेंट द्वारा लॉटरी निकाली जाती है उसकी बात चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ लॉटरी टिकट भी अनुयोजित दावे में आएगा, जीवन बीमा पॉलिसी भी, किराए की बकाया की राशि के लिए दावा भी, लेकिन दावेदार के कब्जे में रहने वाली चल संपत्ति पर लाभकारी हित को अनुयोजित दावा नहीं माना गया है, ऐसा सेक्शन 3 के अनुसार कहती है। चल संपत्ति में लाभप्रद हित जो दावेदार के कब्जे में चाहे वास्तविक रूप में या अन्वयिक रूप में हो को अनुयोजित दावे के रूप में स्वीकार नहीं करती है। इसलिए राइट आंसर क्या है, बी। बी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से क्या कार्रवाई योग्य दावा नहीं है, तो आंसर है 19 का बी। देखना इसको थोड़ा देख लेना और अच्छे से। निम्नलिखित में से कोई एक अनुयोजित दावा नहीं है। क्या बकाया किराए के लिए दावा, फर्म में भागीदारी, व्यापार से फायदे पर अधिकार, ऐसा कर्ज जो अचल संपत्ति के बंधक से प्रतिभूत हो। बताइए 20। बिहार पीसीएस जूनियर फिल्म 2009। ओके साना ने कहा 20 का डी, वेरी फास्ट एंड राइट आंसर। साना इज करेक्ट। ऐसा कर्ज जो अचल संपत्ति के बंधक से प्रतिभूत हो अनुयोजित दावा नहीं है, जबकि बकाया किराए के लिए दावा, फर्म में भागीदारी, व्यापार से फायदे पर अधिकार, ये सब अनुयोजित दावे हैं। बट ऐसे कर्ज जो अचल संपत्ति के बंधक से प्रतिभूत हो वो उसमें नहीं आएगा। आशीष 20 डी, पूजा बिल्कुल, सुनंदा बिल्कुल सही, सूर्या, रोमिका, एवरीबॉडी इज करेक्ट। ओके सबने सही आंसर दिया है, वेलकम। हाँ 21, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अनुयोजित दावा नहीं है। साझेदारी का हिस्सा, पेशगी को वापस लेने का दावा, किराए के बकाया का दावा, कॉपीराइट, इनमें से क्या अनुयोजित दावा नहीं है आपको बताना है 21 में। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2008 अनुयोजित दावा नहीं है। नंदा ने कहा 21 का डी, साना ने कहा 21 का डी। वेरी फास्ट, दोनों ने बहुत जल्दी आंसर दिया है और सही दिया है। कॉपीराइट इज नॉट द अनुयोजित दावा, अनुयोजित दावा नहीं है, उसका अनुयोजित दावा नहीं हो सकता है। बाकी साझेदारी का हिस्सा, पेशगी को वापस लेने का दावा, किराए के बकाये का दावा, अनुयोजित दावे इस श्रेणी में आएंगे। बिल्कुल सही। 21 का बी नहीं है आरती, 21 का डी है। भरत बिल्कुल सही कहा, रोमिका ने भी सही कहा, आशीष ने भी सही कहा है, और सूर्या 21
आरती और सूर्य 21 का बी नहीं है ना, डी है, सो सही करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 22, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निम्न में से कौन अनुयोज्य दावा नहीं है? बीमा पॉलिसी के अधीन देय धन प्राप्त जीवन बीमा पॉलिसी का अधीन देय धन प्राप्त करने का अधिकार, डिग्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार, मकान का बकाया किराया प्राप्त करने का अधिकार, भरण पोषण का बकाया धन प्राप्त करने का अधिकार। अनुयोज्य दावा नहीं है वो बताना है हमको। 22, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2008। अनुयोज्य दावा नहीं है। 22 का डी कहा है, ओके। 22 का आरती कह रही है डी, आशीष ने कहा 22 का बी, बिल्कुल सही, बी करेक्ट आंसर। डिग्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार जो है वो अनुयोज्य दावा नहीं है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन देय धन प्राप्त करने का अधिकार, मकान का बकाया किराया प्राप्त करने का अधिकार एवं भरण पोषण एवं बकाया धन प्राप्त करने का अधिकार अनुयोज्य दावा है, जबकि डिग्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार अनुयोज्य दावा नहीं है। ट्वेंटी टू का भी हो गया था ना, हाँ बिल्कुल सही कहा है ओमिका ने, पूजा ने और चेतना ने। 23, निम्न में से कौन अनुयोज्य दावे हैं? भागीदारी में अंश, एक डिक्री, किराए के बकायों के लिए दावा, संविदा भंग हेतु नुकसानी प्राप्त करने का अधिकार। कौन से अनुयोज्य दावे हैं? आपको 4 कूट दे गए हैं, उनमें से बताना है कौन सा कूट सही है। यह आया था उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2013 में। कौन अनुयोज्य दावे हैं? अनुयोज्य दावे हैं ओके 1 और 3 किसने कहा है? आशीष ने कहा है, साना ने भी कहा है। 23 का डी, वेरी फास्ट साना, आशीष, सूर्या, भूमिका, ओके बिल्कुल सही है। केवल 1 एवं 3 सही हैं, मतलब ये हो गया आपका भागीदारी के अंश और किराए के बकायों के दावे जो है अनुयोज्य दावे हैं। बाकी भागीदारी एक डिक्री अनुयोज्य दावा नहीं है और संविदा भंग हेतु नुकसानी प्राप्त करने का अधिकार भी अनुयोज्य दावा नहीं है। ओके बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 24 आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुयोज्य दावा है? बंधक ऋण, डिक्री, मध्यवर्ती लाभ, भविष्य निधि। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार पीसीएस जूनियर फिल्म 2009। कौन सा अनुयोज्य दावा है? बंधक ऋण, डिक्री, मध्यवर्ती लाभ और डी भविष्य निधि। स्वाति मिश्रा कह रहे हैं 23 का डी, बिल्कुल सही है। तो स्वाति 23 का डी है। अनुयोज्य दावा है 24 का डी कहा है आशीष ने, बिल्कुल सही आशीष, वेरी फास्ट एंड राइट आंसर भविष्य निधि। जबकि बंधक ऋण, डिक्री और मध्यवर्ती लाभ ये अनुयोज्य दावे नहीं है। तो आंसर हो गया डी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही कहा है पूजा ने, आरती ने, सुनंदा, साना, भरत, रोमिका, एवरीबॉडी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा अनुयोज्य दावा है? बकाया किराए का दावा, भागीदारी में भाग का दावा, भविष्य निधि, ये सभी कौन सा दावा अनुयोज्य दावा है? बताइए। 25, मध्य प्रदेश एपीओ 2008 कौन सा अनुयोज्य दावा है? बकाया किराए का दावा, भागीदारी में भाग का दावा, भविष्य निधि या ये सभी? जल्दी से आंसर दीजिए भाई। वेरी फास्ट आशीष, भरत, आरती और सुनंदा और साना। ओहो साना सबसे पहले दिया है। 25 का डी इज करेक्ट आंसर। ये सभी सब फास्ट हैं, सबने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत भूमि में निविष्ट चीजें, मतलब भूमि में निविष्ट मतलब भूमि में गड़ी हुई चीजें
चीजें सम्मिलित की गई हैं परिभाषा में। स्थावर संपत्ति की, मूर्त स्थावर संपत्ति की, भूबद्ध की, अमूर्त स्थावर संपत्ति की। बताओ कितना करीबी आंसर है, बताइए जल्दी से। 26 का आंसर देना है आपको। मध्य प्रदेश एपी उत्पीड़न 2009 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत भूमि में निविष्ट चीजें सम्मिलित की गई हैं परिभाषा में। स्थावर संपत्ति की, मूर्त स्थावर संपत्ति की, भूबद्ध की और अमूर्त स्थावर संपत्ति की। ओके, वेलकम आशीष। 26 का सी का सुनंदा ने, रोमिका ने बिल्कुल सही, वेरी फास्ट। भूबद्ध की मतलब जो जमीन से जुड़ी हुई हैं, कड़ी हुई हैं, जैसे भी करके भूबद्ध है। और आशीष भी कह रहे हैं सूर्या पूजा। एवरीबॉडी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन अनुयोज्य दावा है? मुस्लिम महिला का अदत्त मेहर का दावा, अप्राकृत विधि के अंतर्गत नुकसानी का अधिकार, मध्यवर्ती लाभ के लिए दावा और किसी पुस्तक का प्रतिलिप्याधिकार। कौन सा अनुयोज्य दावा है आपको बताना है। 27 ये आया था यूपी सिविल जज 2003 में। कौन सा अनुयोज्य दावा है? स्वाति ने कहा 26 का सी बिल्कुल सही साथी। रोमिका 27 का ए कह रही हैं। ओके, रोमिका वेरी फास्ट एंड सही। आशीष भी सही हैं। मुस्लिम महिला का अदत्त मेहर का दावा, बहुत बढ़िया, अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 27 का ए आंसर, मुस्लिम महिला का अदत्त जो है मेहर है वो इसमें शामिल है। विवाह में तय किए गए मेहर की राशि का भुगतान पति द्वारा नहीं किए जाने पर वह धनराशि पति पर ऋण मानी जाती है। मुस्लिम महिला द्वारा अपने इस अदत्त मेहर की धनराशि प्राप्त करने का न्यायालय में दायर किया गया वसूलीवाद अनुयोज्य दावा है। ठीक है, और सेक्शन 3 में परिभाषित है अनुयोज्य दावे की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है हमारा। अचल संपत्ति में शामिल नहीं है, अचल संपत्ति में शामिल नहीं है मकान, घूमता हुआ सिनेमा घर, खड़ी फसल, रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन क्योंकि रेल चलती है। बताइए क्या सही है। वेलकम रोमिका। अचल संपत्ति में शामिल नहीं है रेलवे स्टेशन क्योंकि रेल चलती है, खड़ी फसल, घूमता हुआ सिनेमा घर, मकान, रेलवे स्टेशन पर क्योंकि रेल चलती है। भाई इसे अचल संपत्ति में शामिल नहीं है रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश 1983 28 का सी इज करेक्ट आंसर। खड़ी फसल अचल संपत्ति में शामिल नहीं है, बाकी सब अचल संपत्ति में है, भले रेलवे स्टेशन पर रेल चलती हो। 29 अचल संपत्ति में शामिल नहीं है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, आगे चलते हैं। 30 निम्नलिखित में कौन अनुयोज्य दावा है? मुस्लिम महिला का दत्त मेहर का दावा, ये भी हो गया था, अगला देखते हैं। 31 नुकसानी के लिए बात का अधिकार, नुकसानी के लिए बात का अधिकार अनुयोज्य दावा है, अनुयोज्य दावा नहीं है। बात लाने का अधिकार मात्र नहीं है, अंतरणीय है। नुकसानी के लिए बात का अधिकार, नुकसानी के लिए बात का अधिकार, उत्तरांचल सविधा 2002। स्वाति मिश्रा ने कहा 28 का सी सही था। स्वाति 28 का सी सही था। नाउ 31 का आंसर देना है। सुनंदा ने कहा 31 का ए, रोमिका ने कहा 31 का ए। अनुयोज्य दावा है, अनुयोज्य दावा नहीं है बेटे। आशीष ने बिल्कुल सही कहा, 31 का बी है, अनुयोज्य दावा नहीं है। नुकसानी के लिए बात का अधिकार संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अनुयोज्य दावा नहीं है। इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वो अनुयोज्य दावा नहीं है। 31 क्या बी अनुयोज्य दावा नहीं है। नुकसानी के लिए बात का अधिकार अनुयोज्य दावा नहीं है। 29 का बी, सॉरी 31 का आंसर बी सही है। वेलकम रोमिका। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 निम्न में से कौन अनुयोज्य दावा नहीं है? मध्यवर्ती लाभ का दावा, बकाया किराए का दावा, भागीदारी में अंश, पेश की धन की वापसी का दावा। अब आपको देखना है कौन सा दावा अनुयोज्य दावा नहीं है, बताना है ना। बताइए 32 उत्तर प्रदेश सिविल जज 2012 कौन सा अनुयोज्य दावा नहीं है? स्वाति मिश्रा वेलकम बेटा। निम्न में से कौन अनुयोज्य दावा नहीं है, बताइए जल्दी। 32 का डी का सुनंदा ने, पेशी की धन की वापसी का दावा बिल्कुल है, अनुयोज्य दावा है भाई। रोमिका 32 अनुयोज्य दावा है। 32 का डी अनुयोज्य दावा है, बिल्कुल सही आशीष। मध्यवर्ती लाभ का दावा जो है अनुयोज्य दावा नहीं है। अभी अपने इतने सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं, पिछले क्वेश्चन देखे
वहां पे कई बार आया कि पेश की वापसी का दावा तो अनुचित दावा है, भागीदारी अंश का दावा अनुचित दावा है, बकाया किराए का दावा भी अनुचित दावा है, लेकिन मध्यवर्ती लाभ का दावा अनुचित दावा नहीं है। 32 का ए आंसर इज करेक्ट। कौन सा अनुचित दावा नहीं है? तो उन्होंने कहा ए, मध्यवर्ती लाभ का दावा अनुचित दावा नहीं है। आशीष इज करेक्ट, पूजा और भरत इज करेक्ट नाउ, और रोमिका इज करेक्ट है नाउ। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में स्थावर संपत्ति नहीं है। अब इस 4 में से स्थावर संपत्ति नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। रॉयल्टी, रास्ते का अधिकार, मत्स्या खेत का अधिकार, बंधक मोचन का अधिकार, कौन सा स्थावर संपत्ति नहीं है बताना है आपको। 33 मध्य सृजन 2009। रोमिका ने कहा 32 का ए, 32 का ए, हाँ तो वो तो हो गया था उनका, बिल्कुल सही है। 33 का भी ये बिल्कुल सही रहा उनका। रॉयल्टी स्थावर संपत्ति नहीं है, रॉयल्टी इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। रास्ते का अधिकार है, मत्स्य खेत का अधिकार है, बंधक मोचन का अधिकार है, सारे असल संपत्ति के हैं, लेकिन रॉयल्टी में नहीं है। बिल्कुल सही कहा सुनंदा ने भी और आरती ने भी, आशीष ने भी। आरती 33 का डी नहीं है बेटा, ए है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है? हमको सुमेलित सही करना है। अंतःकालीन लाभ अनुचित दावा, एक मुस्लिम पत्नी का असंदत्त मेहर का दावा अनुचित दावा, अप्रतिभूत ऋण अनुचित दावा, माल विक्रय संविदा के अधीन अनुचित दावा। अब इनमें से बताना है कौन से सही सुमेलित है, कौन से सही सुमेलित है वो बताना है। बताइए जल्दी से। 34 यह आया था आपका उत्तरांचल सिविल 2002 में। । 34 का आंसर अभी तक नहीं आया है। हाँ 33 का ए हो गया था। 34 का आंसर दो फटाफट बेटे। 34 का ए कहा रोमिका ने, बिल्कुल सही रोमिका। 2, 3, 4 इज करेक्ट। एक मुस्लिम पत्नी का संदत्त मेहर का दावा अनुचित दावा है, बिल्कुल सही। अप्रतिभूत ऋण अनुचित दावा है। माल विक्रय संविदा के अधीन लाभ बिल्कुल अनुचित दावा है, बस अंतःकालीन लाभ अनुचित दावा नहीं है। 34 का ए इज करेक्ट आंसर। नाउ संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत प्रयुक्त रजिस्ट्रेशन शब्दावली से विपरीत है। संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, पक्षों का रजिस्ट्रेशन, दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन, साक्ष्यों का रजिस्ट्रेशन। यहाँ रजिस्ट्रेशन शब्द किससे संबंधित है बताना है। 1882। 35 उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2016। भूमिका ने कहा 35 का बी, और आशीष ने भी कहा है वेरी गुड, वेलकम बेटा। दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड। फर्स्ट आंसर दिया है आप लोगों ने। और संपत्ति अंतरण 1882 के अधीन प्रयुक्त रजिस्ट्रेशन शब्दावली से दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन से विपरीत है। अधिनियम के अंतर्गत बताए गए अंतरण के माध्यमों में अंतरण विलेख, ट्रांसफर डीड का भी उल्लेख है। मौखिक अंतरणों को छोड़कर इन्हीं अंतरण विलेखों या दस्तावेजों के संबंध में रजिस्ट्रीकरण का पद का प्रयोग किया जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 36 और टुडेज लास्ट क्वेश्चन। इसके आगे अपन कल देखेंगे ना, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर अपन कल मिलेंगे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पे, है ना। और आप तैयार कर लेंगे सेक्शन 35 तक। अभी सेक्शन 1 to 4 पे चल रहे थे क्वेश्चन, अब उसके बाद अपन 35 तक देखेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सूचना की कोटि में नहीं आता है। रजिस्ट्रीकरण जहां लिखित अनिवार्यता रजिस्ट्री योग्य हो, रजिस्ट्रीकरण जहां लिखित अनिवार्यता रजिस्ट्री योग्य ना हो, अधिपत्य अभिकर्ता को सूचना। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट 36 मध्य प्रदेश 1996। सूचना की कोटि में नहीं आता है। ओके, थैंक्स अ मिलियन सर, वेलकम रोमिका, थैंक्स मत करो। सब अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, हमको करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। 36 अभी इस करेक्ट आंसर बेटा। रजिस्ट्रीकरण जहां लिखित अनिवार्यता रजिस्ट्री योग्य ना हो, बिल्कुल सही। इस संबंध में प्रावधान को एक मिनट सुनो। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 धारा 3 में परिभाषा से सूचना के स्पष्टीकरण 1 के उपबंधों के आधार पर विकल्प बी सूचना की कोटि में नहीं आता है। धारा 3 के अनुसार किसी तथ्य की किसी व्यक्ति को सूचना यह तब कहा जाता है जब वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है, अथवा यदि ऐसी जांच तलाश
जो उसे करनी चाहिए थी, करने से जानबूझकर परिव्रत ना रहता या घोरोपेक्षा ना करता तो वह उस तथ्य को जान लेता। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर बी हो गया अपना है यहाँ पे, और आंसर सही हो गया है। अब अपन कल मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से। टाइम अपना 9 to 10:30 है। जो नए हैं वो पुराने वीडियोस देख सकते हैं, अपना आईपीसी एविडेंस है ना, आईपीसी एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट और सीपीसी लगभग क्या हो गए हैं, इनको आपको पढ़ते रहना है। जिनने देख लिया है वो भी देख सकते हैं और बाकी नए बच्चे भी देख सकते हैं ना। तो मिलते हैं कल, टेक केयर। आरती इज अ ब्रदर।